नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नैनो डीएपी आया चर्चा में। अंतरिम बजट में नैनो डीएपी के यूज को बढ़ाने का हुआ जिक्र। कई फायदे हैं नैनो डीएपी के। ब्लू इकोनॉमी 2.0 सुर्खियों में। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्द ही शुरू होगी तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए योजना। और यूरोपीय संघ शुरू करेगा लाल सागर नौसैनिक मिशन। ऑपरेशन का नाम है एस्पाइड्स। मकसद है वाणिज्यिक सुरक्षा और हौती के हमलों को रोकना। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव के पहले गाजे बाजे के साथ अंतरिम बजट पेश किया। आप सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा और देखा भी होगा। फिलहाल आज के एपिसोड में हम अंतरिम बजट के सभी एस्पेक्ट्स पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी माने जा रहे नैनो डीएपी की। नैनो डीएपी क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग फसलों पर नैनो डीएपी के इस्तेमाल को बढ़ाने का जिक्र किया है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और समझिए कि नैनो डीएपी क्या है और सरकार इसका उपयोग क्यों बढ़ाना चाहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ज़रूरी बात, वीडियो को आप लोग एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि वीडियो के सारे कंटेंट आप अच्छे से समझ पाएं और सवालों का जवाब दे पाएं। तो चलिए कार्यवाही शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीएपी क्या है। डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी को मामूली चीज समझने की भूल नहीं करनी है। यह यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस की मात्रा के अधिक होने से क्या होता है? फास्फोरस पौधे की जड़ को मजबूती देता है और इसके विकास को उत्तेजित करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पौधे अपने सामान्य आकार तक नहीं बढ़ पाते या इनको परिपक्व होने में, मैच्योर होने में समय लगता है। अब हुआ ये कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अप्रैल में नैनो डीएपी को लॉन्च किया। नैनो डीएपी को बनाया किसने है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति यानी इफ्को ने बनाया है। जो नॉर्मल या पारंपरिक डीएपी होता है वो दानेदार होता है, जबकि इफ्को का नैनो डीएपी तरल रूप में है, यानी ये एक लिक्विड है। नैनो डीएपी में मात्रा के हिसाब से 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। इसके कण का आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है। इफ्को की वेबसाइट का कहना है कि इस फॉर्मुलेशन में सतह क्षेत्र से लेकर आयतन तक के मामले में फसलों को लाभ मिलेगा। अब ये लाभ कैसे मिलेगा? नैनो डीएपी के कण चूंकि बहुत ही छोटे हैं तो ये बीज की सतह के अंदर या पौधों के छिद्रों के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर जाता है। इससे पौधे के अंदर उर्वरक का बेहतर अवशोषण होता है और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इसका सूक्ष्म आकार इसको नॉर्मल डीएपी की तुलना में अधिक इफेक्टिव बनाता है। पारंपरिक डीएपी की तुलना में अधिक कुशल होने के अलावा नैनो डीएपी के कुछ अन्य फायदे भी हैं। सबसे पहले यह नॉर्मल डीएपी की तुलना में अधिक पॉकेट फ्रेंडली है। देखिए, नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की मात्रा वही काम करती है जितना 50 केजी पारंपरिक डीएपी। साथ ही नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत केवल 600 रुपये है। वहीं 50 केजी के पारंपरिक डीएपी को अगर लेने जाएंगे तो आपको 1350 रुपये चुकाने पड़ेंगे। चूंकि सरकार नॉर्मल डीएपी पर भारी भरकम सब्सिडी भी देती है, इसलिए अगर नैनो डीएपी जैसे अधिक सस्ते उर्वरक को अपनाया जाएगा तो सरकार को सब्सिडी के बोझ से महत्वपूर्ण राहत मिल जाएगी। दूसरा, किसानों के लिए भी नैनो डीएपी बहुत सुविधाजनक है। सीधे शब्दों में कहें तो 50 केजी बैग की तुलना में 500 मिलीलीटर की बोतलों का परिवहन, भंडारण और उपयोग आसान है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत वर्तमान में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। इसलिए घरेलू स्तर पर उत्पादित नैनो डीएपी को अपनाने से इस आयात के बोझ में भी बहुत कमी आएगी। कोई भी टर्म या शब्द जब बजट में या अन्य डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, कहे जाते हैं, उन पर एक क्यूरियोसिटी बन जाती है और ऐसे टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही में ब्लू इकोनॉमी 2.0 टर्म चर्चा में है।
दरअसल हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल विकास पर जोर दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और रिस्टोरेशन और एडेप्टेशन उपायों और इंटीग्रेटेड और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। तो चलिए समझते हैं ब्लू इकोनॉमी क्या है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यूरोपीय आयोग कहता है कि ब्लू इकोनॉमी महासागरों, समुद्रों और तटों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों का एक सेट है। वहीं विश्व बैंक ने भी ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। परिभाषा तो आपने समझ लिया। अब भारत के मैप को देखिए। भारत भौगोलिक रूप से एक उपमहाद्वीप कहलाता है। भारत अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक से घिरा हुआ है। इसकी एक काफी लंबी तटरेखा भी है। कितनी लंबी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है और पूरे तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब भारत जैसे देश के लिए जहां बहुत लंबी तटरेखा है, मछली और अन्य समुद्री उत्पादों की विविधता है और पर्यटन के कई अवसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां ब्लू इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 की बात की, तो फिर ब्लू इकोनॉमी 1.0 क्या है? देखिए, भारत की ब्लू इकोनॉमी पर एक मसौदा नीति रूपरेखा पहली बार जुलाई 2022 में जारी की गई थी। इस ड्राफ्ट में, इस रूपरेखा में ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन, तटीय समुद्री योजना और पर्यटन, समुद्री मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, मछली प्रसंस्करण, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और शिपिंग, तटीय और गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय ऊर्जा और सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अन्य से रिलेटेड कई सारी सिफारिशें की गई थीं। अब ये समझते हैं कि अंतरिम बजट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 को डेवलप करने के लिए कहा क्या गया। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और रिस्टोरेशन और एडेप्टेशन उपायों और इंटीग्रेटेड और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इन कठिन शब्दों से घबराना नहीं है, घबराइए मत। रिस्टोरेशन और एडेप्टेशन उपायों का सीधा सा मतलब है ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक गतिविधियां चलाते समय महासागरों के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए वित्त मंत्री ने 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विस्तार किया जाएगा। अभी जलीय कृषि उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है, इसको 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। साथ ही समुद्री उत्पादों का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य है और नजदीकी भविष्य में, निकट भविष्य में इस क्षेत्र में लगभग 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का भी मंसूबा है। जाते जाते एक चीज और बता देते हैं कि जल कृषि एक व्यापक शब्द है जो जलीय पौधों और जलीय जानवरों की खेती को संदर्भित करता है, जबकि समुद्री कृषि का तात्पर्य खारे पानी में समुद्री जीवों के पालन और हार्वेस्टिंग से है। अब यूरोपीय संघ का भी सब्र का बांध टूट गया है, लेकिन किस मामले में? दरअसल यूरोपीय संघ के सदस्य देश यमन के हौती मिलिशिया के हमलों से परेशान हो गए हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देश हौती के हमलों से समुद्री जहाजों को बचाने के लिए एक लाल सागर नौसैनिक मिशन शुरू करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के इस ऑपरेशन का नाम एस्पाइड्स होगा, जिसका मतलब है रक्षक। इसका मकसद वाणिज्यिक सुरक्षा और हौती के हमलों को रोकना होगा। खास बात यह है कि इसके मकसद में हौतीज के खिलाफ हमलों में भाग लेना शामिल नहीं है, यानी ये केवल हौती के हमलों को रोकेगा, न कि हौतियों पर हमला करेगा। संभावना है कि यह मिशन फरवरी के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, यमन के हौती ईरान द्वारा समर्थित एक मिलिशिया ग्रुप है। हमास इजराइल के युद्ध शुरू होने के बाद से यमन के हौती इजराइल से नाराज हो गए थे। ये फिलिस्तीन के समर्थन में या फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कुछ करना चाहते थे, तो इन्होंने तय किया कि हम इजराइल या इजराइल समर्थित शिपिंग जहाजों को ड्रोन्स, मिसाइल आदि से निशाना बनाकर उड़ा देंगे। देखिए, लाल सागर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट है, समुद्री रास्ता है। अगर आपको समुद्री मार्ग से एशिया से यूरोप जाना है तो यह रास्ता सुएज कनाल के जरिए यूरोप पहुंचने का सबसे किफायती और समय बचाऊ रास्ता है।
हौथियों के हमले के बाद कई वाणिज्यिक जहाज कंपनियों ने जहाजों का रास्ता बदल दिया। अब ये जहाज दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंच रहे हैं। इस लंबे रास्ते में समय, ईंधन और संसाधन ज्यादा खर्च होते हैं और इन सब से परिवहन लागत निश्चित तौर पर बढ़ती है और परिवहन लागत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी। इस रास्ते को दुनिया की शीर्ष व्यापारिक धमनियों में से एक माना जाता है और इसमें व्यवधान होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। लेकिन लाल सागर का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं है, लाल सागर स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका रणनीतिक महत्व भी है। अमेरिकी युद्धपोत हों या भारतीय या यूरोपीय, सभी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन करने के लिए इस रूट की बहुत जरूरत है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका ने भी 10 देशों के साथ मिलकर एक रेड सी नेवल मिशन की शुरुआत की थी। इनका भी मकसद यमन के हौथियों की कमर तोड़ना है। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स, स्पेन, यूके और यूएस की नौसेनाएं शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ें। क्या आपने लखपति दीदी योजना का नाम सुना है? दरअसल हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश में 3 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य की घोषणा की है। पहले यह लक्ष्य 2 करोड़ था। अब तक केंद्र सरकार ने देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनने में मदद की है। तो चलिए समझते हैं आखिर ये लखपति दीदी क्या है और क्या यह योजना वाकई महिलाओं को लखपति बना रही है। देखिए, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा था कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में 2.5 करोड़ ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की योजना बनाई थी। फिर बाद में 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह देश में 2 करोड़ लखपति दीदी देखना चाहते हैं। इसी बात का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह लक्ष्य बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया जाएगा। देखिए, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा बनाया गया था। इसके तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। लोन किस लिए? लोन इसलिए क्योंकि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से लेकर पशुधन, गैर लकड़ी वन उत्पाद के अलावा घरेलू स्तर की आजीविका गतिविधियां जारी रह सकें। एग्जाम्पल के लिए पापड़ अचार बनाना हो या डेयरी का काम करना हो या कपड़ों की सिलाई करनी हो या कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना हो, ऐसी कई एक्टिविटीज के लिए सरकार लोन देगी। इसके साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान था ताकि महिलाओं को लगातार 1 लाख रुपए की सालाना आय हो सके। यह भी जानिए कि अभी देश में 83 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। ये स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक दिशा और दशा को बदल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी SHG में संगठित करना और उनके सफल होने तक लगातार उनका पोषण और सहयोग करना है। मिशन चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिनकी अनुमानित संख्या 10 करोड़ है। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह और उनके सहयोगियों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को हर साल 7% की ब्याज दर पर बैंकों से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज सहायता का भी प्रावधान है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई। इन विधेयकों में असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024, माइजिंग स्वायत्त परिषद संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। स्वायत्त परिषद विधेयक परिषद में प्रतिनिधित्व का विस्तार करेगा। इस विधेयक के तहत परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 36 से बढ़ाकर 40 और नामांकित सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी तथा प्रस्तावित पर्यटन विधेयक पर्यटन के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने, पर्यटन के बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने और असम की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा जैसे लाभ पर केंद्रित है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। इस वर्ष के विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और मानव कल्याण रखी गई है। इसका लक्ष्य ये बताना है कि मानव कल्याण के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक
और पर्यावरणीय आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य से कैसे जुड़े हुए हैं, तथा विश्व आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर आज इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मसुंडा मुंबा भी मौजूद रहीं। आपको बता दें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऐसा भारतीय नौसेना ने नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन में नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में होने वाले सुधार को ध्यान में रखकर किया है। आपको बता दें, नौसेना के असैन्य कर्मचारियों की संख्या भारतीय नौसेना के कुल कार्यबल का लगभग 1/3 है। ये असैन्य कार्मिक नौसेना के सभी क्षेत्रों में परिचालन प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री ने हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसे CDAG द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य CMPFO यानी कोयला खान भविष्य निधि संगठन को डिजिटल करना है तथा इसके द्वारा अभिलेखों और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लंबे समय से चले आ रहे विषयों का समाधान करना है। यदि हम CMPFO की बात करें तो यह 1948 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और यह कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के संचालन का काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगी। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना अंतर संचालन और युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हवा में लड़ाई और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास में तेजस, प्रचंड और ध्रुव जैसे भारत में निर्मित और तैयार किए गए अनेक विमान भाग लेंगे तथा हवा से हवा में और जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली का भी प्रदर्शन होगा। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्विस्थापन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, यूके, US या फिर रूस? आइए देखिए, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 112, 13, 114 या फिर 115? सही जवाब है ऑप्शन ए 112। दूसरा सवाल था, हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। तो आज इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में याद से। नमस्कार।